हम लास्ट की 2-3 क्लासेस से आपका एक प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि एक हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आती है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज अभी भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम 1 by 1 3-4 लॉज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके बारे में जो लॉज दिए थे ना, वो वॉन्ट ऑफ साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने 1885 में ये लॉ दिए थे। अप्रोक्स 1885 में इन्होंने ये बातें इसके बारे में बात की थी कि उनके बारे में कुछ लॉज दिए। उन्होंने क्या कंसेप्ट रखा, उन्होंने कहा जैसे हमारे गैस लॉ होते हैं ना, गैस लॉ हमने पढ़े हैं। गैस लॉ में कौन कौन सा पढ़ा है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तो वहां पर क्या है, ये हमारे किन पर एप्लीकेबल है ये लॉज? ये गैसेस पर एप्लीकेबल है। उन्होंने क्या कहा, वॉन्ट ऑफ ने, इन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई भी सॉल्यूशन है जो कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर होगा, कैसे सॉल्यूशन में अप्लाई करते हो आप? ये क्या नाम है, ऑस्मोटिक प्रेशर की जहां पर आपने बात की थी, वो आप किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही तो बात कर रहे थे। आपका सॉल्वेंट था, सोल्यूट था एक तरफ, या फिर आपका सॉल्यूशन लिया जाता था। यही किया था ना हमने लास्ट क्लासेस में। तो आप जब भी ऑस्मोसिस की या ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते थे तो वहां पर कैसा सॉल्यूशन होता था? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इन्होंने क्या कहा वॉन्ट ऑफ ने, इन्होंने कहा कि अगर कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है और उसके लिए ऊपर हम अगर स्टडी कर रहे हैं अपनी, तो वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में कह लो या जनरल वे में भी उन्होंने बात की कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो है वो हमारे गैसेस की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? गैसेस की तरह बिहेव करते हैं। जो प्रॉपर्टीज जो हमने लॉज के बारे में बात की थी, बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में, एवोगैड्रो लॉ में, किसके बारे में? गैस के बारे में। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं वो हमारे लिक्विड्स पर भी एप्लीकेबल है या सॉल्यूशंस पर भी एप्लीकेबल है। अगर मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर अगर आप जो वहां पर आप जो ये तीनों लॉज में बात करते थे, रिलेशंस किसके किसके बीच में थी? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और साथ में आपका नंबर ऑफ मोल्स भी इन्वॉल्व हो जाता था। इन्हीं पर एप्लीकेबल थे ना ये हमारे, मतलब इन्हीं पर बेस्ड थे, इन्हीं पर बेस्ड थे हमारे ये तीनों लॉ। इन्हीं पर मतलब इन्हीं पर हमारा या तो प्रेशर कांस्टेंट कर देते थे या वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। इन्हीं के फॉर्म में हम कैलकुलेट कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे हमारे तीनों लॉज को। यहाँ पर भी इन्होंने क्या कहा वॉन्ट ऑफ ने कि हमारे कोई भी अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो जो हमारे गैसेस लॉ हैं वो इन्हें ओबे कर सकता है कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो उसके लिए उन्होंने अपने डिफरेंट लॉ दे दिए, मतलब कंसेप्ट इन्होंने ऐसा ही रखा, बस इसी कंसेप्ट पे अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंसेप्ट को इन्वॉल्व किया और अपने नाम से इनको लॉज को मतलब हमारे सामने रखा। आप कौन कौन से लॉज को पढ़ोगे? जैसे बॉयल्स लॉ है ना, आप इसके अलावा पढ़ोगे बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ, वॉन्ट ऑफ लॉ, और ये हमारा चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ के बेसिस पर इन्होंने दिया चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ। और जैसे हमने एवोगैड्रो लॉ को पढ़ा है, एवोगैड्रो के बेसिस पर हमें मिला एवोगैड्रो वॉन्ट ऑफ लॉ। तो बस इन्होंने क्या बात कही कि हमने गैसेस के लिए लॉज पढ़े हुए हैं डिफरेंट, वो लॉज हमारे हर गैस पर एप्लीकेबल है। इसी तरह से हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी लॉ बना सकते हैं और वो लॉ हमारे उसी तरह से एप्लीकेबल होंगे जैसे गैसेस पर ये तीनों लॉ एप्लीकेबल हैं। उसी तरह से उन्होंने अपने लॉ दे दिए। नंबर 1 बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ, चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ और एवोगैड्रो वॉन्ट ऑफ लॉ, मतलब इन्होंने अपने कंसेप्ट जनरलाइज किए और उन्होंने कहा कि ये जैसे आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था बिल्कुल वही सेम रिलेशन को ओबे करेगा मेरा बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ, बट ये हमारा गैसेस के लिए था। बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होगा। इसी तरह से चार्ल्स लॉ हमारा गैसेस के लिए था और चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ किसके लिए होगा? आपका डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। सिमिलर वे में यह भी हमारा
किसके लिए होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। तो अब वन बाय वन हमें इनको डिस्कस करना है और उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ से। बट इससे पहले आप ये चीज ध्यान रखोगे कि ये हमारे, अगर आपके सामने बॉयल्स लॉ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो वो गैसेस की बात कर रहा है, वो आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा, कई बार कर भी देता है एक आधी बार, अदरवाइज वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, तो वहां पर आप गैसेस को ही एक्सप्लेन करोगे। और जब उन्होंने पूछा बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ, दैट मीन्स आपको खुद से ही समझ आ जाना चाहिए अब किसकी बात हो रही है, यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात हो रही है। अब वहां पर गैसेस का कंसेप्ट नहीं डालना है, आप कंपेयर कर सकते हो लास्ट में अपना स्टेटमेंट देने के बाद, बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ का स्टेटमेंट दिया उसके बाद कंपेयर कर सकते हो मतलब बॉयल्स लॉ को कि ये गैसेस पर भी एप्लीकेबल है और ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर। तो स्टार्ट करते हैं बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ। हाँ जी, फर्स्ट है आपका बॉयल्स बॉयल वॉन्ट ऑफ लॉ। बॉयल वॉन्ट ऑफ लॉ क्या स्टेट मतलब हमें बताता है, इसके अकॉर्डिंग या वॉन्ट ऑफ ने जो ये अपना लॉ दिया बॉयल वॉन्ट ऑफ लॉ के नाम से, इन्होंने क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ जी, एक चीज ध्यान रखना, अब वॉन्ट ऑफ ने ये कंसेप्ट कब हमारे सामने रखा, ये लॉज हमें कब दिए हैं, आफ्टर ऑस्मोटिक मतलब आफ्टर स्टडी ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारे जो लॉज हैं, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने बात की ना कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर ये लॉज एप्लीकेबल होंगे, तो जो कंडीशंस प्रेशर के लिए वहां पर अप्लाई की जाती है, तो वो प्रेशर जो कैलकुलेट होके आएगा हमारे पास वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा, इस लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to concentration of the solution। क्या कहा उन्होंने कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर मैं P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। और कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहाँ पर मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकती हूँ, P by C is directly proportional to any constant, P by C is directly proportional to any constant। और यहाँ पर at constant temperature, फिर उसके बाद देखिए P by C is directly proportional to constant, बट आपको मैंने लास्ट क्लास में ही एक्सप्लेन किया था, C किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हम C को N by V के इक्वल लिख सकते हैं। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं फॉर वन मोल की बात की जाएगी तो C इज इक्वल टू 1 by V के इक्वल हो जाएगा, या हम यूं कह सकते हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by V। और यहाँ से मैं जब ये वैल्यू को यहाँ पुट करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by V लिख सकते हैं। मैंने जस्ट C की जगह वैल्यू पुट की है, हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं ऑलरेडी, P is directly proportional to C, P by C is directly proportional to any constant, और यहाँ से हमारे पास आ गया P is inversely proportional to V। देखो हमारे बॉयल्स वॉन्ट ऑफ ने हमारे सामने क्या स्टेटमेंट मतलब दी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ से अगर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, हम यहाँ पर जो ये प्रेशर ले रहे हैं वो ध्यान रखना ऑस्मोटिक प्रेशर है, हम सिंपल प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं।
तो आपको पता ही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा है, लास्ट की 2-3 क्लासेस में आप अच्छे से समझ चुके हो। ऑस्मोटिक प्रेशर कब है, जब हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा होगा तब जो प्रेशर जनरेट होता है तो वो होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर उन्होंने क्या कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के। यहाँ से हमारे पास रिलेशन आई, मैथमेटिकल रिलेशन रीअरेंज करके जस्ट P/C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से P/C हमारा या इक्वल टू कांस्टेंट कह दो, इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर इसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, वो वैल्यू पुट की। कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और अगर मैं 1 मोल के लिए अगर बात करती हूँ तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V या C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ से जब हमने ये C की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास आया P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और याद कीजिए चार्ल्स लॉ, जो चार्ल्स लॉ था हमारे पास, सॉरी बॉयस लॉ जो था, उन्होंने भी क्या स्टेटमेंट हमें दी थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर भी हमारा ये टेम्परेचर क्या चल रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं ना। तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बॉयस लॉ था वो सिमिलर है हमारे बॉयस वॉन्टॉफ लॉ के। तो वॉन्टॉफ ने भी सेम स्टेटमेंट दी है और आपका बॉयस ने भी सेम स्टेटमेंट दी थी। तो हमारे पास ये लॉ आ गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यही सिमिलर रिलेशन थी। यहाँ से हमें एक रिजल्ट और मिला, एक इक्वेशन और मिली, जो स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि प्रेशर, यहाँ पर सिंपल प्रेशर की तो बात ही नहीं कर रहे, हम कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन, और ध्यान से सुनिए, ये एक तो ये स्टेटमेंट हुई बॉयस की, मतलब बॉयस वॉन्टॉफ की एक स्टेटमेंट तो ये हुई। यहाँ से ये हमें मैथमेटिकल जस्ट रीअरेंजमेंट से हमें एक स्टेटमेंट ये मिली है या एक इक्वेशन हमें ये मिली है। इसके बेसिस पर हम स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या, कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन is inversely proportional to the volume of the solution at constant temperature। constant temperature पर हमारा प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के। तो हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, एक रिजल्ट हमारे पास ये है, एक ये है। अगर हम दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ से हम मतलब हमारा बॉयस वॉन्टॉफ लॉ हमें ये स्टेटमेंट देता है या ये एक मैथमेटिकल रिलेशन देता है, जिसके अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the solution and inversely proportional to the volume of the solution at constant temperature। यहाँ पर ये कंडीशन मस्ट है, at constant temperature हम बात कर रहे हैं, ये at constant टेम्परेचर। तो ये तो स्टेटमेंट रही है हमारी बॉयस वॉन्टॉफ की, और बिल्कुल सिमिलर ये स्टेटमेंट है हमारी किसकी, बॉयस लॉ के बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट है। बॉयस लॉ ने भी यही बात बोली थी कि प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उन्होंने भी हमें यही स्टेटमेंट दी थी, बट उन्होंने वहां पर वो गैसेस के लिए दी थी। यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट मिली है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मिली है, वहां पर सिंपल प्रेशर के लिए थी, यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट करते हैं वॉन्टॉफ लॉ। वॉन्टॉफ लॉ भी बिल्कुल सिमिलर चलेगा हमारा, सिर्फ स्टेटमेंट में डिफरेंस आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ। चार्ल्स ने हमें मतलब चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ ने हमें क्या कहा, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट देगा जो चार्ल्स ने दिया था। तो यहाँ पर वॉन्टॉफ ने क्या स्टेटमेंट दी कि अभी तो हमने क्या किया था बॉयस में, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। अब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रख दो, एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, अगर हमारे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया जाए, देन ऑस्मोटिक pressure will be directly proportional to
proportional to the absolute temperature of the solution क्या कहा इन्होंने यहाँ पर इस स्टेटमेंट में? इन्होंने क्या कहा, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख दूं तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट करने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कि उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट मीन्स मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और यहाँ पर अब हमारा क्या कांस्टेंट चल रहा है, एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर हमने क्या कांस्टेंट रखा है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा है। तो हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ, उन्होंने भी तो यही स्टेटमेंट दी थी ना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वहां पर वॉल्यूम की फॉर्म में हम रिलेट करते थे, यहाँ हम कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में रिलेट कर रहे हैं। अदरवाइज हमारी स्टेटमेंट जो है वो सिमिलर है। और इसी तरह से हम मैथमेटिकली रीअरेंज करके इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने के लिए आप क्या लगाते हो, कांस्टेंट। तो यहाँ से आप P इज इक्वल टू KT लगा सकते हो, और यहाँ पर K क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। तो ये हमने लिख दिया P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। और वहां पर आप मतलब जो चार्ल्स लॉ पढ़ते थे वहां आपने क्या कहा था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में जस्ट रिलेट कर रहे हो, दोनों में यही डिफरेंस है, अदरवाइज हमारे सिमिलर रहेंगे। अब ये हमारा चार्ल्स लॉ भी हुआ। इसके बाद हम दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, किसका, बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स-वॉन्टहोफ लॉ का और चार्ल्स-वॉन्टहोफ लॉ का कंबाइंड इफेक्ट अगर हम बात करें। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसी जो अब हम आगे यहाँ पर करने वाले हैं उसको थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोला जाता है, वो भी लिख लीजिए, वॉन्ट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एग्जाम में ज्यादातर ये आपका वॉन्टहोफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से ही देखा जाता है, और या मतलब रेयरली ही वो आपसे पूछेगा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। बट आपको क्या करना है, या अगर आपसे चाहे वो वॉन्टहोफ पूछ रहा है, मतलब वॉन्टहोफ थ्योरी पूछ रहा है, चाहे आपसे कंबाइंड इफेक्ट पूछ रहा है, दैट मीन्स वो दोनों लॉज का कंबाइंड इफेक्ट आपसे पूछ रहा है। देखो हमने पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा, बॉयल्स-वॉन्टहोफ लॉ पढ़ा, फिर उसके बाद हमने चार्ल्स-वॉन्टहोफ लॉ पढ़ा, इसमें बॉयल्स-वॉन्टहोफ लॉ ने क्या बात की थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा किसने कहा था, बॉयल्स-वॉन्टहोफ ने। और चार्ल्स-वॉन्टहोफ लॉ ने हमें क्या कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट थी और यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था, ये दोनों टर्म्स हमारी क्या चल रही थी, कांस्टेंट। अब ये इन्हीं का कंबाइंड इफेक्ट पूछ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन का और टेम्परेचर का ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T, क्योंकि P हमारा C के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और P हमारा टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा कंबाइंड रिजल्ट ये आया,
बट ये कंबाइंड रिजल्ट नहीं, बट कंबाइंड इक्वेशन कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने कंबाइन किया, दोनों रिजल्ट्स को जब हमने कंबाइन किया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया C इंटू T के। तो अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो जब कोई कांस्टेंट अगर हम लगाते हैं तो P इज इक्वल टू KCT लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू KCT। और यहाँ पर जो K यहाँ पर लिखा हमने, ये K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्योंकि किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर ये K क्या है, वही हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब उसके बाद फिर से C की वैल्यू पुट करो। C की वैल्यू अभी हमने बात भी की थी, C हमारा किसके इक्वल होता है, कॉन्सेंट्रेशन है C, और ये इक्वल होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होगा। और जब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखिए आज बोर्ड थोड़ा सही से साफ नहीं हो रहा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो जब हम C की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू N बाय V K T, इसके इक्वल आया। P इज इक्वल टू N बाय V K T। हमने जस्ट C की वैल्यू को पुट किया, इस V को हम अगर इधर मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, PV इज इक्वल टू N K T, N K T। ये इक्वेशन आई। अब क्या ये इक्वेशन आपको कोई सिमिलर इक्वेशन जैसी लग रही, मतलब इसके जैसा कुछ और पढ़ा है आपने, PV इज इक्वल टू N K T आपने क्या पढ़ा है? ये तो हम देखो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अब हमने गैसेस के बारे में ऐसी कोई रिलेशन पढ़ी है? क्योंकि देखो जब से हम लॉज की बात कर रहे हैं, हम गैस को मतलब गैस वाले लॉज को कंपेयर कर रहे हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ, जो हम नए लॉज पढ़ते जा रहे हैं उनके साथ कंपेयर करते जा रहे हैं। तो हमने बॉयल्स लॉ को भी कंपेयर कर दिया, चार्ल्स लॉ को भी कंपेयर कर दिया, बॉयल्स लॉ को बॉयल्स वॉन्टॉफ से कंपेयर किया, चार्ल्स लॉ को चार्ल्स वॉन्टॉफ से कंपेयर किया। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आई PV इज इक्वल टू NKT। तो ये हमें सिमिलर लग रही है आइडियल गैस इक्वेशन के, किसके? आइडियल गैस इक्वेशन के। और वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी? PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। तो ये हमारी इक्वेशन सिमिलर तो लग रही है, बट यहाँ पर कोई कांस्टेंट K है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है R। देखो P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, ये तो हमारे हर एक गैस के अपने पर्टिकुलर फिक्स होते हैं। N नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे मतलब उसी पर डिपेंड करेंगे जो भी आप ले रहे हो मटेरियल यहाँ सामने। बट ये जो R है वो एक गैस कांस्टेंट है, यहाँ पर K जो है वो एक जनरल कांस्टेंट है। ये हमारा कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसकी हमें वैल्यूज पता होती है गैस कांस्टेंट की। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता होती है, बट K की तो हमें यहाँ कोई वैल्यू नहीं पता। तो क्या किया गया, वॉन्टॉफ ने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज को पुट किया, और इस इक्वेशन में जब ये डिफरेंट वैल्यूज प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए पुट की गई, तो जो K की वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आई आपकी, K की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली R के ही इक्वल आई। एग्जैक्टली नहीं कह रहे, वहां भी हमने जो अभी ये लॉस पढ़े थे वो बिल्कुल सेम रिजल्ट वाली बात नहीं कही, हमने अप्रोक्सीमेट की ही बात की है ना, कि उन्होंने भी सिमिलर रिजल्ट हमें दिए थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जब हमने P, V, T और N की वैल्यूज पुट करके किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जब हमने K वैल्यू कैलकुलेट की ना, तो K वैल्यूज हमारी अप्रोक्सीमेटली R के इक्वल आई। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या हो सकती है, अगर मेरा K R के इक्वल है तो PV इज इक्वल टू NRT के इक्वल हो सकता है, और अगर ये हमारा PV इज इक्वल टू NRT के इक्वल हो सकता है, तो ये इक्वेशन हमारी बेसिक सी बात है। ये इक्वेशन हमारी किसके सिमिलर आ गई? आइडियल गैस इक्वेशन के। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन और प्रूव कर दी कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑस्मोटिक प्रेशर की
के केस में अगर हम प्रेशर को एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर ले रहे हैं और वहां पर अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करती हूँ तो उसके लॉज बिल्कुल सिमिलर काम करते हैं, किसकी तरह, गैसेस की तरह काम करते हैं। तो हमने एक कंसेप्ट और प्रूव किया। इसके साथ ही हम एक और यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। देखिए क्या, ये तो हमारी इक्वेशन जो आई है वो n नंबर ऑफ मोल्स के लिए है, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए है। अगर मैं 1 मोल की बात करूं, फॉर 1 मोल, ये इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, पीवी, n की जगह हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 इज इक्वल टू RT। तो ये हमारी इक्वेशन होगी फॉर 1 मोल और ये हमारी n नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो यहाँ पर ये भी हमारा सिमिलर रिजल्ट किसकी तरह है, आइडियल गैस इक्वेशन की तरह ही है। तो यहाँ से इस जनरलाइजेशन से वॉन्टॉफ ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रही हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की जाए, ध्यान से सुनना, ये लिख के बता देती हूँ आपको, इस चीज को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन आपकी। क्या कहा उन्होंने इस कंडीशन की, मतलब जितना भी अभी तक उन्होंने स्पेसिफाई किया है चीजों को, उसके बाद उन्होंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन एनी नहीं रहने दो, चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन will be equal to its pressure which solute will exert if it would be a gas at same temperature and occupy same volume as dilute solution। हाँ जी, सुनिए क्या कहा उन्होंने, क्या चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता प्रेशर के। अगर जो आपने सोल्यूट लिया है ना, जो भी सोल्यूट डिसॉल्व किया सॉल्यूशन बनाने के लिए, अगर वो गैस होता उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को कंटेन करता हुआ, जितना कि हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उतना ही वॉल्यूम हमारा अगर गैस भी कंटेन कर रही होती, तो उस टाइम पे ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा प्रेशर के इक्वल हो जाता। तो यहाँ से उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की। उसके साथ ही इसी इक्वेशन से क्या चीज देखा गया, मतलब ये जो हमारे सामने इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारा गैसेस पर भी एप्लीकेबल है और हमने डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर भी चेक कर लिया है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर भी एप्लीकेबल है। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर मैं किसी भी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, किसी भी गैसेस का, किसी 2 गैसेस का, 3 या इससे ज्यादा गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ध्यान से सुनो, किन्हीं भी गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर मैं सेम कर दूं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, अगर ये तीनों फैक्टर्स हमारे किन्हीं गैसेस के सिमिलर हो जाए, सेम वैल्यूज हो, तो उस टाइम पे उनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी सिमिलर आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी सिमिलर आएंगे। ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो क्या बोला, किन्हीं भी गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, 2 या 2 से ज्यादा गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर सेम कर दिया जाए तो उनके लिए नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम कैलकुलेट होके आएंगे। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और n, ये 4 ही फैक्टर्स तो वेरिएबल है। यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और n, ये 4 फैक्टर्स ही तो हमारे वेरिएबल हैं, जो कि हमारे वेरी कर सकते हैं। r तो यहाँ पर क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू तो फिक्स होती है। और इनमें से अगर मैंने इन 3 की वैल्यू सेम कर दी,
इन तीन की वैल्यूज अगर मैंने सेम कर दी तो फोर्थ फैक्टर की हमारी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑफ दोज गैस, मतलब हम जिन गैसेस की बात कर रहे हैं तो वो हमारा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अगर सिमिलर रख रही हैं तो उनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम आने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ से ऑब्जर्व किया गया और याद कीजिए सेम यही कंसेप्ट हमारा एवोगैड्रो लॉ ने दिया था। जो एवोगैड्रो लॉ था उन्होंने भी क्या बात बोली थी कि सेम प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पर गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ इन्होंने ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मतलब ऑब्जर्व किया। आई थिंक मैंने अभी पिछली स्टेटमेंट में गैसेस वर्ड यूज किया बार बार कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर गैसेस का सेम कर दूं। हाँ बिल्कुल यही मेरे माइंड में ही आ रहा है कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मैंने ऑफ गैसेस की बात की। जो अभी मैं स्टेटमेंट पहले बोल रही थी ना उसमें हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। जो अभी मैं आपको बता रही थी कि किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बिल्कुल स्टेटमेंट ही डिफरेंट हो गई है। देखो दोबारा ध्यान से सुनिए क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमने रिलेशन लिखी है कब, कंबाइंड इफेक्ट जब हम चेक कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर पे। यहाँ पर जो ये प्रेशर है ये ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है और ये रिलेशन हमारी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है। तो अब मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि नहीं भी दो या दो से ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर सेम कर दिया जाए तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी हमारे सेम आएंगे। और यही चीज हमने एवोगैड्रो लॉ में गैसेस के लिए पढ़ी थी और गैसेस के लिए क्या पढ़ा था, सिमिलर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पर अगर हम किन्हीं गैसेस का किन्हीं दो या दो से ज्यादा गैसेस का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम कर देते थे तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दोज गैसेस भी हमारा सिमिलर आता था। सेम चीज हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी ऑब्जर्व की। तो जो यहाँ से हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऑब्जर्व किया हम पहले जो पढ़ते थे वो हमारा एवोगैड्रो लॉ था। हमने जो गैसेस के लिए पढ़ा था वो एवोगैड्रो लॉ था। अब हम यही सेम कंसेप्ट डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए बोल रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बोल रहे हैं। तो अब इस लॉ का नाम दे दिया गया एवोगैड्रो वॉन्ट ऑफ लॉ। स्टार्टिंग में देखो मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करते ही तीन लॉज के बारे में बात की थी कि तीन लॉज को हम डिस्कस करेंगे। बॉयल्स लॉ को हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, उसके बाद चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया। अब यहाँ से इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए कंबाइंड इफेक्ट को यूज करते हुए हमने एवोगैड्रो लॉ को भी डिस्कस कर लिया है। और एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केसेस में दो या दो से ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को वॉल्यूम को और टेम्परेचर को सेम कर दिया जाए तो उनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सिमिलर आते हैं। और यही बात हमें एवोगैड्रो लॉ ने भी बोली हुई थी। ये किसके लिए था, ये गैसेस के लिए था और अब जो हम कर रहे हैं वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है। अब इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया, अदरवाइज आपका टॉपिक कंप्लीट है। वो कंसेप्ट आपका क्या है देखिए, हमने ना स्टार्टिंग में कंबाइंड इफेक्ट लिखा था। कंबाइंड इफेक्ट क्या, बॉयल्स लॉ में हमें क्या इक्वेशन दी थी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और हमारा चार्ल्स लॉ ने क्या दिया था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और मतलब चार्ल्स वॉन्टॉफ और ये बॉयल्स वॉन्टॉफ की बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और ये यहाँ पर क्या था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और जब हमने इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखी थी तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT आया था और यहाँ से हमने लिखा था P इज इक्वल टू K CT, ठीक है। और यहाँ पर ये K क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और उसके लिए हमने बाद में K को क्या कहा कि K मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा था किसके, R के। तो अगर ये K R के सिमिलर आ रहा था तो यहाँ से P इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, CRT के इक्वल हो गया, CRT। जस्ट इस K की जगह हमने वैल्यू क्या पुट की है, R वैल्यू पुट की तो CRT के इक्वल हो गया, जो कि आपने ये थर्मोडायनेमिकली ऑलरेडी प्रूफ भी कर चुके हो कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, आपके CRT के, जहां पर C आपका कॉन्सेंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट और ये T आपका टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखिए
क्या देखा गया कि अगर आपका प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी डाइल्यूट सॉल्यूशन और आपका टेम्परेचर किसी के लिए कांस्टेंट कर दिया, सॉरी कांस्टेंट नहीं, किन्हीं दो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को और ऑस्मोटिक प्रेशर को सेम रखा जाए किन्हीं भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, तो उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन भी सिमिलर आती है, उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन भी सिमिलर आती है। और साथ के साथ वही कंसेप्ट अगर हम लगाएं किन्हीं भी दो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर को, ये चीज ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर को अगर हमारा सिमिलर रखा जाए दो या दो से ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, तो उनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसे आते हैं, सिमिलर। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। कब, अगर मैंने दो या दो से ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम ले लिया और टेम्परेचर अगर मैंने सेम ले लिया, तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी। और ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी ऑस्मोटिक प्रेशर्स की वैल्यू सेम होती है उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, आपकी मेरी तरफ से ही आपका टॉपिक कंप्लीट है। आज हमने किया क्या क्या है, एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। किया बहुत कम है, बस थोड़ा सा पजलिंग हो गया। देखो हमने लॉज की बात की है, बॉयल्स वॉन्ट लॉ की बात की, चार्ल्स वॉन्ट लॉ की बात की, उसके बाद हमने क्या नाम था, वॉन्ट की थ्योरी की डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, फिर उसके बाद हमने एवोगैड्रो लॉ की बात की, और लास्ट में हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात की है, या आइसोटोनिक कंपाउंड्स की बात की। यहाँ पर सॉल्यूशन की फॉर्म में ही चलेगा, वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट है। तो यहाँ हमने सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर ही ये सारा किया। चाहे आप बॉयल्स लॉ की देखो, बॉयल्स वॉन्ट चार्ल्स वॉन्ट लॉ की बात करो, एवोगैड्रो की बात करो, या फिर आप ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करो, पूरा खेल हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के चारों तरफ ही घूम रहा था। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स वॉन्ट लॉ। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, चार्ल्स वॉन्ट लॉ। फिर उसके बाद हमने कंबाइंड इफेक्ट देखा, कंबाइंड इफेक्ट की लास्ट में हमारे पास इक्वेशन आई थी PV इज इक्वल टू KCT, और फिर लास्ट में PV इज इक्वल टू NRT आ गया। और ये भी हमारा किस पे था, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर ही हमें मिला है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में यहाँ पर इसी की इक्वेशन की हेल्प से ही हमने एवोगैड्रो लॉ को स्टडी किया, जहां पर हमने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर दो या दो से ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस का हम फिक्स कर दें या सेम कर दें, तो वहां पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स भी जो है वो सेम आ रहे थे। वो हमारा एवोगैड्रो लॉ हो गया था, मतलब एवोगैड्रो वॉन्ट लॉ हो गया था। उसके बाद हमने यही कंसेप्ट को यूज करते हुए, इनके कंबाइंड इफेक्ट को ही यूज करते हुए हमने इक्वेशन लिख दी P इज इक्वल टू CRT, जो कि आप इक्वेशन पढ़ते हो किसके लिए, थर्मोडायनेमिकली इसको ऑब्जर्व भी किया था ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। और मैंने आपको कल की क्लास में भी यही कहा था कि आप किसी भी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो। जब हम थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन कर रहे थे ना, वहां पर बहुत सारी रिलेशंस आती जा रही थी बीच में। आपको जो भी वैल्यू पता हो, मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज पता हो, तो आपको लास्ट तक आने की जरूरत ही नहीं थी। हमें एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन चाहिए थी, इसीलिए हमने उसको पूरा ड्राइव किया था। अदरवाइज आप कहीं से भी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया। आपके पास जब हम डेरिवेशन कर रहे थे उसमें भी बीच में कुछ रिलेशंस ऐसी आई थी जिनकी वैल्यूज ऑलरेडी हमें पता थी, तो वहां से भी आप कर सकते थे। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑलमोस्ट टर्म्स फिनिशिंग पे है, थोड़ा बहुत पेंडिंग होगा, अदरवाइज ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा हो चुका है। तो अब मेरी तरफ से ये टॉपिक हुआ कंप्लीट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।